दोस्तों, आज से हम एक नए सब्जेक्ट की सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये जो सीरीज है ये आपके यूपीपीएससी एचयूए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस सब्जेक्ट का नाम है एंथ्रोपोलॉजी। इसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान, राइट। और जिस तरीके से हमने सोशियोलॉजी की सीरीज को खत्म किया था, सोशियोलॉजी राइट, यानी कि समाज शास्त्र का 7 वीडियो में ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट को मैंने आपको समझाया था। आपने काफी सराहना भी किया। मैं बहुत ग्रेटफुल उसके लिए कि आप सबको काफी पसंद आया। उसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं आपके सिलेबस में, उन सब को मैं कंप्लीट कराऊंगा एक एक करके। और आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है एंथ्रोपोलॉजी की, यानी मानव विज्ञान की, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। ओके, सबसे पहले समझते हैं एंथ्रोपोलॉजी के बारे में कुछ, राइट। देखिए, जब भी आप एक ऑफिसर बनकर फील्ड में जाते हैं तो आपको जमीन पर काम करना होगा, राइट। और एचईओ का यानी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का मेन प्रोफाइल भी यही है कि आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा, आपको ऑफिस वर्क भी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स या प्लान्स फॉर्मुलेट किए हैं, बनाए हैं, वो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा जमीनी स्तर पर, राइट। तो जब भी आप ऑफिसर बनकर फील्ड में जाएंगे तो आपको जमीन पर काम करना ही होगा। और अगर आपको ये नहीं पता है कि रूरल और ट्राइबल एरियाज में लोग बीमारियों को कैसे देखते हैं, उनका खान पान क्या है या उनकी सोच क्या है, तो आपको आपकी जो कोई भी मेडिकल स्कीम्स है जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं, राइट। इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर और हेल्थ कल्चर को ग्रास रूट लेवल पर समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसमें दो चीजें आती है, इंपॉर्टेंट है। दो चीजें आप उसे नोट कर लीजिए। एंथ्रोपोलॉजी में एक तो हम समझना है हमें ह्यूमन बिहेवियर यानी कि मानव का बर्ताव प्लस हेल्थ कल्चर। एज एन एचईओ आपको ये दो चीजें समझना बहुत जरूरी है, तभी आप मेडिकल स्कीम्स को वहां पे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी के बारे में हम समझेंगे, राइट। ओके। और एंथ्रोपोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, मैंने इसका बकायदा एक ब्रीफ में बनाया भी था कि आपको पढ़ना क्या क्या है ना। ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी जो समझ अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी अच्छी होगी और काफी अच्छे तरीके से आप इस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, है ना। और मेरी कोशिश यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो नॉन एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, उन्हें भी आसानी से समझ में आए। इस तरीके से मैंने इस लेक्चर को प्लान किया हुआ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग समझते हैं और इसकी व्युत्पत्ति, इसका अर्थ क्या है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, राइट। देखिए, ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर बना है और ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं? ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। पहला वर्ड है एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज एंथ्रोपोज एक ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग होता है ह्यूमन, यानी कि इंसान, ह्यूमन या इंसान। और जो दूसरा वर्ड है वो है लॉगस। लॉगस मतलब स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? मानव विज्ञान, यानी कि मानव का अध्ययन करना, है ना, यानी मानव जाति का अध्ययन करना। अब ये बायोलॉजी भी तो एक होता है जिसमें हम मानव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये उससे डिफरेंट कैसे है, एंथ्रोपोलॉजी कैसे उससे भिन्न है, अलग है, ये भी हम समझेंगे, राइट। ओके। और सिंपल शब्दों में अगर बोले तो ये साइंस ऑफ ह्यूमन काइंड है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानव जाति का विज्ञान, राइट। इसमें हम खासकर मानव जाति के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि बायोलॉजी आप पढ़ते हो तो बायोलॉजी में हर एक जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में खासकर मानव जात की स्टडी की जाती है, राइट। अब हम ये देखते हैं कि कुछ अलग अलग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को किस तरीके से समझाया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए एल क्रोबर की। ए एल क्रोबर
इनके हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, दूसरी बात, ये जितना भी मैं आपको लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने पेड नोट्स का बैच परचेज किया हुआ है, अगर उनको नोट्स पढ़ने में समझने में कुछ भी दिक्कत होगी, तो उनको ये वीडियो बहुत अच्छा हेल्प करेगा। मतलब आपके पास नोट्स भी है और आपके पास वीडियो लेक्चर भी है, राइट? और उसी नोट्स के हिसाब से ही मैंने ये लेक्चर भी प्लान किया हुआ है, राइट? ताकि आपकी समझ काफी अच्छी हो। तो एएल क्रोबर का कहना है, उन्होंने कहा था कि एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ मेन एंड देयर बिहेवियर एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या बोला? एंथ्रोपोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ मेन, ग्रुप्स ऑफ मेन एंड देयर बिहेवियर, प्लस देयर बिहेवियर, मैं आपको हिंदी में भी समझाता हूं, प्लस प्रोडक्ट्स, और उनके प्रोडक्ट्स। यानी इंसान अकेला नहीं, जब वो ग्रुप्स में रहता है, जो वो बिहेव करता है और वो जो चीजें बनाता है, वो सब एंथ्रोपोलॉजी है। सिर्फ मानव के बारे में अध्ययन करना नहीं। मानव जब ग्रुप में होता है, ग्रुप में होने के बाद जब वो कल्चर उसके बनते हैं और जिस तरीके से वो बिहेव करता है और जिन चीजों का वो प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, इन सब के स्टडी को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ये सब एंथ्रोपोलॉजी में आता है, ऐसा कहना है एएल क्रोबर का, राइट? और जो दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो दूसरे स्कॉलर हैं, इनका क्या कहना है? और जो दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम है क्लाइड क्लचॉन। क्लाइड क्लकॉन, ठीक है? इनका क्या कहना है? इन्होंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी इज द मिरर ऑफ मैन। क्या है, क्या बोला? मिरर ऑफ मैन। अगर इन केस एग्जाम में आता है कि मिरर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज द मिरर ऑफ मैन, ये किसके द्वारा कहा गया? यानी कि अ, मानव का आईना होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये किसने कहा था? तो ये क्लाइड क्लकॉन ने कहा था। इन्होंने कहा मिरर ऑफ द मैन, मिरर, सॉरी, मिरर फॉर मैन, द मिरर फॉर मैन, यानी कि मानव का आईना। ठीक है, ये किसने कहा? क्लाइड ने कहा। जैसे आईना बिना किसी भेदभाव के आपका चेहरा दिखाता है ना? आप जैसे दिखते हैं एग्जैक्टली वैसा आपका मिरर दिखाता है। वैसे ही एंथ्रोपोलॉजी दुनिया की हर सोसाइटी को बिना किसी बायसनेस, ठीक है, या बिना किसी प्रिजुडिस, यानी पूर्वग्रह कि उनका असली रूप दिखाती है ना? ये किसने कहा? क्लाइड ने कहा, राइट? जैसे कैमरा, अगर आप देखो, आपने कैमरा में फिल्टर लगा लिया तो आपको झूठ दिखाया जाएगा, है ना? और अगर आप मिरर में आप खुद को देखते हो तो जैसा आप हैं एग्जैक्टली आपको वैसा दिखे। वैसे ही मानव का आईना है, मानव के लिए क्या है? आईना है एंथ्रोपोलॉजी, है ना? बिना किसी भेदभाव के हर एक सोसाइटी के बारे में वो एग्जैक्टली वैसा दिखाते जैसा वो सोसाइटी है, राइट? आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बात करते हैं चार मुख्य पिलर्स के, चार मुख्य स्तंभों के। एंथ्रोपोलॉजी के फोर मेन पिलर्स हैं, इसकी बात करते हैं। और इन पिलर्स को समझे बिना ये आपका सब्जेक्ट समझना काफी अधूरा है, राइट? सबसे जो पहला पिलर है वो है होलिस्टिक फ्रेमवर्क, यानी कि समग्र ढांचा, समग्र दृष्टिकोण या समग्र ढांचा। देखिए, हम किसी भी प्रॉब्लम को टुकड़ों में नहीं देखते। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को टुकड़ों में नहीं देखते। अगर किसी गांव में माल न्यूट्रिशन है, यानी कि कुपोषण है, तो हम सिर्फ गरीबी नहीं देखेंगे, वहां पे आपको सिर्फ गरीबी नहीं दिखेगी, हम वहां की जाति व्यवस्था भी देखेंगे, है ना? वहां के जो लेडीज हैं, उनका हम खाने का ऑर्डर, उनका खान पान की व्यवस्था देखेंगे, है ना, जेंडर हायरार्की के हिसाब से, राइट? और उनके पुराने जो पैथोजेंस हैं, उनको भी हम देखेंगे, उन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे। मतलब अगर किसी गांव में माल न्यूट्रिशन है तो उससे जुड़े ये सारी दिक्कतें हैं वहां पे, है ना? वहां पे गरीबी भी आएगी, वहां की लोगों में बीमारी भी आएगी, राइट? और वहां पे बीमारी फैलाने वाले कौन से कारक हैं, हम उसका भी अध्ययन करेंगे, राइट? तो इन सब को हम कहते हैं होलिस्टिक फ्रेमवर्क, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी इन इस समग्र ढांचा
का अध्ययन, इन समग्र ढांचों का अध्ययन करता है ना? सिर्फ एक चीज का नहीं, वहां के सिर्फ कल्चर का नहीं, उस मानव व्यवस्था से जुड़े जितने भी कारक हैं उन सब का अध्ययन। जो दूसरा है वो है कंपैरेटिव फोकस, यानी कि तुलनात्मक दृष्टिकोण। हम किसी एक सोसाइटी को देखकर नियम नहीं बनाते हैं, है ना? कोई एक सोसाइटी या कोई एक समाज को देखकर हम कोई भी नियम नहीं बनाते हैं। जैसे कि हम एक ट्राइबल कम्युनिटी को अगर देखें, या यूपी के एक किसान परिवार को देखें, और मुंबई के एक अर्बन फ्लैट में रहने वाले लोगों के बिहेवियर को देखें, ठीक है? इन सब को कंपेयर करने के बाद में ही हम कोई नियम बनाते हैं, है ना? और इसी को कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम इन सभी व्यवस्थाओं को, इन सभी गतिविधियों को हम नजर रखते हैं, उनका हम तुलना करते हैं, उसके बाद कोई कल्चर बनता है, राइट? ये दूसरा मुख्य स्तंभ है, पिलर है एंथ्रोपोलॉजी का, कि एंथ्रोपोलॉजी इन सब को भी देखता है, एक कंपैरेटिव स्टडी करता है, एक तुलनात्मक अध्ययन भी करता है ना? उसके बाद जो थर्ड है दैट इज बायोकल्चरल सिंथेसिस, यानी जैव सांस्कृतिक संश्लेषण। हम बायोलॉजी और कल्चर दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं, है ना? ये तो मतलब बायोलॉजी मतलब हमारा शरीर, और कल्चर हमारा मतलब हमारा संस्कृति, हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। एग्जाम्पल के तौर पर माने, ठीक है, इसमें मैं आप लिख देता हूं कि क्या बायोलॉजी यानी आपका शरीर प्लस कल्चर यानी आपकी संस्कृति, इन दोनों को हम मिलाकर पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे, जब इंसान ने आग पर खाना पकाना सीख लिया मतलब इंसान ने एक कल्चर सीख लिया, तो उसे खाना चबाने के लिए बड़े दांत और मजबूत जबड़ों की जरूरत नहीं रही है, और इसीलिए धीरे धीरे करके हमारे जो जबड़े हैं वो छोटे हो गए और हमारा फेस शार्प हो गया। मतलब कि हमारी बायोलॉजी बदल गई, यानी कि हमारा जो शरीर है, बायोलॉजी मतलब शरीर है, वो बदल गया। किसके हिसाब से बदल गया? हमारे इस कल्चर के हिसाब से बदल गया। कल्चर में क्या था कि हमने एक नया कल्चर सीख लिया, खाने को पकाकर खाना। जब आपने पकाकर खाना सीख लिया तो आपको चबाने की जरूरत नहीं महसूस हुई, मतलब इतना ज्यादा आपको चबाना नहीं पड़ेगा कि आपको मजबूत जबड़ों की जरूरत पड़े, मजबूत दांतों की जरूरत पड़े। इसीलिए हमारे जबड़े छोटे हो गए, कमजोर हो गए, है ना? तो इस तरीके से ये एक संश्लेषण है बायोलॉजी का, कल्चर का, राइट? तो देखा आपने कि किस तरीके से जो कल्चर है, कल्चर ने बायोलॉजी को बदल दिया, यानी कि हमारे संस्कृति ने हमारे शरीर की व्यवस्था, हमारे शरीर की बनावट को बदल दिया। ये था हमारा तीसरा स्तंभ एंथ्रोपोलॉजी का। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। और चौथा है फील्ड वर्क एम्पेरिकल नेचर, यानी कि क्षेत्रकार अनुभवजन्य प्रकृति होनी चाहिए बायोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी की। समझते हैं कैसे? देखिए, हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करते, हम मैदान में उतरते हैं। और एक जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वो खुद को लोगों के बीच जाकर उनके जैसा जीवन व्यतीत करता है, उनके जैसा जीवन जीता है ना? तब वो एंथ्रोपोलॉजी के लिए वो लेख लिख सकता है, उसके लिए एक सिद्धांत लिख सकता है, प्रिंसिपल लिख सकता है। और इसे ही हम कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, है ना? यानी कि सहभागी अवलोकन। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, इसे कहते हैं सहभागी अवलोकन। इंपॉर्टेंट है ये। अगर एग्जाम में पूछा गया कि सहभागी अवलोकन क्या होता है, तो ये क्या होता है? जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैदान में उतरकर उस कम्युनिटी के बीच रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके बारे में वो समझना चाहते हैं, जिनके बारे में वो लिखना चाहते हैं, इसे कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, राइट? तो ये चार मेन पिलर हैं, चार ये मुख्य स्तंभ हैं एंथ्रोपोलॉजी के। आई बिलीव आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ जो अगला स्लाइड है, इट डील्स अबाउट लिंक्स, यानी कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री से किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी जुड़ा हुआ है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी का, मानव विज्ञान का लिंक किस तरीके से सोशियोलॉजी से और इतिहास से है, इसके बारे में समझते हैं, है ना?
ओके, ठीक है, मतलब कि इन शॉर्ट हम क्या देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशन कैसा है बाकी के सोशल साइंस सब्जेक्ट से, क्या रिलेशन बनाता है या क्या रिलेशन रखता है। सबसे पहले सोशियोलॉजी से शुरुआत करते हैं। सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। देखिए, सोशियोलॉजी और समाज शास्त्र को ट्विन सिस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं कि सोशियोलॉजी, सॉरी, कि सोशियोलॉजी और समाज शास्त्र ये क्या है, ट्विन सिस्टर्स हैं, यानी कि जुड़वा बहनें हैं, है ना। तो लेकिन फर्क क्या है? देखिए, सोशियोलॉजी स्टैटिस्टिकल डेटा दिखाता है ना, आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा, आपको गणित दिखाएगा, बड़े-बड़े सर्वे दिखाएगा, मॉडर्न और अर्बन सोसाइटी पर फोकस करता है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है या जो शहरी सोसाइटी है किस तरीके से काम करती है, रूरल सोसाइटी किस तरीके से काम करती है ना। वहीं जो एंथ्रोपोलॉजी है ये ये जो सोशियोलॉजी है ये आपको दिखाएगा कि जो मॉडर्न सोसाइटी है या अर्बन सोसाइटी है उस पे फोकस करता है, सर्वे करता है इन चीजों पर। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी है ये ट्राइबल, ये छोटे ट्राइबल और रूरल एरियाज में जाकर वहां की क्वालिटेटिव स्टडी करता है, वहां का गहराई से अध्ययन करता है ना। जब भी आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको खासकर ट्राइबल्स के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा, यानी कि आदिवासी जनजातियों के बारे में पढ़ने मिलेगा, गांव देहात के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा कि उनकी क्या व्यवस्था है, उनके क्या कल्चर्स है ना, राइट। तो इस तरीके से ये दोनों क्या है, जुड़वा बहनें हैं। लेकिन फर्क क्या है कि भाई जो सोशियोलॉजी है वो अलग अलग डेवलप्ड सोसाइटी की बात करता है, जब समाज बन चुका है उसकी बात करता है। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी है जब समाज नहीं बना था ये उनकी बात करता है, आदिवासी जनजातियों की बात करता है, जहां से समाज बनने की प्रक्रिया वगैरह शुरू होती है, राइट। ये तो था हमारा सोशियोलॉजी से इसका लिंक। लेकिन अगर आप हिस्ट्री से लिंक समझने की कोशिश करें तो उसमें हम समझते क्या है बेसिकली। अगर हम इसे हिस्ट्री से कंपेयर करें तो हिस्ट्री के पास सिर्फ वही रिकॉर्ड है जो लिखे गए हैं, यानी कि पिछले 5,000 साल पहले, सिर्फ 5-6 हजार साल पहले के जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वही आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। लेकिन जो हमारी एंथ्रोपोलॉजी है वो आर्कियोलॉजी और जेनेटिक्स के दम पर मिलियंस ऑफ ईयर्स जो पुरानी जो प्री हिस्ट्री है यानी कि प्रागैतिहासिक काल है उनको भी पढ़ सकती है। जहां पे कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं था हम उसे भी जान सकते हैं। किस तरीके से? उस आर्कियोलॉजी के तरीके से, यानी कि उन जो हमें ये चीजें मिली हैं जमीन के नीचे से, आर्कियोलॉजिकल जो हमें फैक्ट्स मिले हैं, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, डेटा मिले हैं, और जो हमें फॉसिल्स मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, ठीक है, उनके जेनेटिक्स का अध्ययन करके हम मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी चीजें भी का भी हम अध्ययन कर सकते हैं, प्री हिस्ट्री भी अध्ययन हम कर सकते हैं। ये एक फर्क है इतिहास और एंथ्रोपोलॉजी में, और ये कनेक्शन भी है इसके बीच में, है ना, राइट। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज अबाउट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि राजनीति और अर्थशास्त्र। ये समझते हैं कि राजनीति और अर्थशास्त्र का एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या संबंध है, क्या लिंक है या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान हमेशा फॉर्मल सिस्टम्स की बात करता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। फॉर्मल सिस्टम की बात करता है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की बात करेगा, कोर्ट्स की बात करेगा, और पुलिस की बात करता है कौन? पॉलिटी, यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी है मतलब कि एक फॉर्मल सिस्टम की बात करता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आता है कि एंथ्रोपोलॉजी किस फॉर्मल की बात करता है कि इनफॉर्मल की बात करता है, तो सॉरी पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल साइंस किसकी बात करता है, तो पॉलिटिकल साइंस फॉर्मल सिस्टम की बात करता है। लेकिन जबकि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो इनफॉर्मल सिस्टम की बात करता है, राइट। कैसे? कि कैसे एक ट्राइबल विलेज में बिना किसी पुलिस के या बिना किसी कोर्ट के सिर्फ एक कबीले के जो बुजुर्ग व्यक्ति है या वहां का जो कस्टमरी लॉ है यानी कि यहाँ का जो परंपरागत कानून है उसके दम पर भी लोग शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा कि
जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो आदिवासी और जनजाति जो समुदाय है, वहां पे ना कोई पुलिस है, ना कोई कोर्ट है, ना कोई ऐसा कोई सरकार है, बट फिर भी वहां पे लोग शांति से रहते हैं, है ना, राइट। तो एंथ्रोपोलॉजी इस इनफॉर्मल सिस्टम की बात करता है कि किस प्रकार वो लोग इस शांतिपूर्ण तरीके से भी रह रहे हैं जबकि वहां पे कोई भी स्टेट मशीनरी नहीं है। दैट इज व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज। कनेक्शन तो है, बीच में लिंक तो है, दोनों भी क्या कर रहा है, एक सिस्टम की बात कर रहा है, लेकिन एक इनफॉर्मल सिस्टम, दूसरा एक फॉर्मल सिस्टम की बात कर रहा है। दैट इज द लिंक बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। नाउ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। ओके, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र मानता है कि हर इंसान सिर्फ अपना फाइनेंशियल फायदा सोचता है, सिर्फ अपना आर्थिक फायदा सोचता है, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी सिखाती है कि एंथ्रोपोलॉजी आपको क्या सिखाती है, रेसिप्रोसिटी। ठीक है, रेसिप्रोसिटी मतलब पारस्परिकता, पारस्परिकता। ठीक है, समझते इसका मतलब, यानी बिना पैसे के एक दूसरे की मदद करना, इसे कहते हैं पारस्परिकता, है ना। और एंथ्रोपोलॉजी आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन सिखाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहां कबीले का मुखिया सबसे थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर लेता है, वो अनाज लेकर एक बड़ा भोज करवाता है ना, ताकि समाज में बराबरी बनी रहे, है ना। अगर कोई भूखा सो रहा है तो उसको ये नौबत ना आए कि उसके पेट में भोजन नहीं जा रहा है, इसीलिए जो कबीले का सरदार है वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा अनाज सबसे लेके एक भोज करवा देगा, ताकि हर कोई भूखा ना सोए, हर किसी को खाना उपलब्ध हो जाए, राइट, भोजन उपलब्ध हो जाए। ये है रिडिस्ट्रीब्यूशन या पारस्परिकता, ये सिखाती है एंथ्रोपोलॉजी। जबकि इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है, किस तरीके से हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, गरीब को और गरीब बनाना है, अमीर को और अमीर बनाना, जो कि आपके इकोनॉमिक्स में होता है, जो कि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में होता है। हालांकि ये ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा किया नहीं जाता, बट ऐसा चीजें हो जाती हैं। ठीक है, ओके। तो ये रहा एक लिंक इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में महत्व क्या है एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी का सामाजिक विज्ञान में आप महत्व समझने के लिए आपको ये कुछ हेडिंग समझने की जरूरत है। ठीक है, ओके, समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये कल्चरल रिलेटिविज्म, यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद। इसके हिसाब से हम इसके सिग्निफिकेंस यानी इसके महत्व को समझेंगे। ठीक है, ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या होता है। ठीक है, देखो यहां पे एक और टर्म है जिसे आप कह सकते हैं एथनोसेंट्रिज्म, इथनोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि अपने कल्चर को सबसे बेस्ट मानना और दूसरों को पिछड़ा या गवार समझना, दूसरे के कल्चर को क्या समझना, पिछड़ा या गवार। और एंथ्रोपोलॉजी इसको खत्म करती है। ठीक है, सोशल साइंस में जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास के जो अलग अलग जो काल हैं, उन्होंने खुद को मजबूत बना बताया है और खुद को स्ट्रांग बताया है, और अपने पिछड़े वाले जनरेशन को या अपने पिछड़े इसको वंश को कमजोर बताया है, राइट। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी ऐसा नहीं करता है, एंथ्रोपोलॉजी इस चीज को खत्म करता है। ठीक है, ओके, इसे कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म, है ना। यानी हर कल्चर का अपना एक लॉजिक होता है ना। किसी को गलत मत कहो, किसी को पिछड़ा मत समझो, इसे कहते हैं
सांस्कृतिक सापेक्षवाद यानी कल्चरल रिलेटिविज्म, ये आपको एंथ्रोपोलॉजी सिखाती है। और दूसरा क्या है? इसेंशियल बायोकल्चरल फ्रेमवर्क, यानी कि जैव सांस्कृतिक ढांचा। ठीक है, इसे कहते हैं जैव सांस्कृतिक ढांचा, यानी कि इंसान को समझने के लिए बायोलॉजिकल और सोशल दोनों चीजों को मिलाना पड़ता है ना? अगर आपको किसी इंसान को समझना है या इंसान समुदाय को, इंसान जाति को समझना है, मानव जाति को समझना है, तो आपको बायोलॉजिकल और सोशल दोनों को मिलाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि किस तरीके से रूरल एरियाज में जब आयरन डेफिशिएंसी यानी कि एनीमिया होती है। एनीमिया मैंने आपको बहुत बार बताया है। एनीमिया मतलब क्या? खून की कमी, खासकर महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है ये। ठीक है, खून की कमी। जब रूरल एरियाज में ये खून की कमी या आयरन डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया होती है, तो सिर्फ दवा की कमी से नहीं होती है, ये उस कल्चरल सोच से भी होती है जहां परिवार की महिलाएं सबके बाद बचा खुचा जो खाना होता है वो खाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके शरीर में जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आयरन है, विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उन्हें इनका शिकार होना पड़ता है। ये वहां का कल्चर हो गया है ना, राइट? इसे कहते हैं जैव सांस्कृतिक ढांचे, यानी कि बायोलॉजिकल और सोशल, इन दोनों चीजों को मिला के देखा गया। ये आपको कौन सिखाता है? एंथ्रोपोलॉजी सिखाता है। ये एंथ्रोपोलॉजी का महत्व है। ओके, ये दो की एंथ्रोपोलॉजी इन दोनों चीजों का अध्ययन करता है। थर्ड है, थर्ड क्या है? मैक्रो थियरीज का टेस्ट करना, यानी कि व्यापक सिद्धांतों की जांच, राइट? जब एसी कमरों में बैठकर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट देश के लिए योजनाएं बनाते हैं और वो योजनाएं जमीन पर फेल हो जाती है, तब हमारी फील्ड लेवल का जो डेटा होता है, यानी जो एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा होता है, ठीक है, जो फील्ड से कलेक्ट किया गया है, उन्हें सच्चाई बताती है कि क्यों ये थियरी है वो फेल हुआ है, राइट? ये थियरी क्यों फेल हुआ है, ये एंथ्रोपोलॉजी बताती है। ओके, इसलिए एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका काफी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डेमोक्रेटाइजिंग इंक्वायरी। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटाइजिंग इंक्वायरी, यानी कि सामाजिक जांच का लोकतांत्रिकरण। ये समझते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे लोकतांत्रिकरण की बेसिकली जांच किया जाता है कि किस तरीके से जो लोकतंत्र है वो किन अलग अलग जो समुदाय है वहां पे ये किसने इफेक्टिवली काम करा है। मतलब कि अगर आप इसके ट्राइबल एरियाज का अगर आप लोकतंत्र देखो, या आप अगर आप ट्राइबल एरियाज की कम्युनिटी देखो कि वहां पे किस प्रकार से ये जो सिस्टम है वो रन कर रही हैं, और एक डेवलप्ड एरियाज में किस तरीके से सिस्टम रन कर रही है, ठीक है, इसकी इंक्वायरी करता है, राइट? लोकतंत्र की ये जांच करता है। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा सिग्निफिकेंस इन सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में इसका क्या महत्व है, ये चार हमने चीजें देखा। ठीक है,
ओके, तो सामाजिक जांच का लोकतंत्रीकरण मतलब क्या कि बेसिकली स्थानीय लोगों को हम शोध में शामिल शामिल करते हैं इस तरीके से। जो लोकल लेवल पे या हर एक समुदाय के लोगों को, हर एक समुदाय के लोगों को हम लोकतंत्र में शामिल करते हैं और उनके ऊपर हम अध्ययन करते हैं और उसके बाद ये अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं या हम व्याख्या देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ अप्लाइड सिग्निफिकेंस इन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य में महत्व। एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी सबसे बड़ा वेपन है। हेल्थ और डिजीज सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होते हैं, वो कल्चरली डिफाइन होते हैं। ठीक है, जो हेल्थ एंड डिजीज क्या है, वो कल्चर से, आपके संस्कृति से डिफाइन होते हैं कि आपकी संस्कृति कैसा है, और अगर ऐसी संस्कृति है तो उसमें ये बीमारी होने की संभावना काफी ज्यादा है। राइट, एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं, अगर किसी ट्राइबल ब्लॉक में कोई कम्युनिकेबल डिजीज फैली हो, यानी कि जो बीमारी फैल हवा के माध्यम से फैलती है, ठीक है, वो किसी ट्राइबल ब्लॉक में फैली है और गांव वाले उसे भूत प्रेत या देवी का प्रकोप मानते हैं, है ना। अगर किसी एक ट्राइबल एरिया में ऐसी बीमारी फैली है जिसे गांव वाले क्या मानते हैं, भूत प्रेत है या कोई देवी का प्रकोप है, राइट। तो आप अगर आप वहां जाते हैं एज एन हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, आप उनको डायरेक्ट डांट नहीं सकते कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता है, ये भूत प्रेत नहीं है, ये तो एक बीमारी है ना। आप अगर बोलोगे भी तो वो मानेंगे नहीं, उल्टा आपको आपको अपोज करेंगे, आपका विरोध करेंगे, है ना। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेटेजी अपनाते हो, अगर आप उनके जो लोकल ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, मतलब वो जो बीमार होते हैं जिसके पास जाते हैं, जैसे कि हकीम, वैद्य या भगत, ठीक है, इनके पास जाते हैं, अगर आप एज एन ऑफिसर अगर इन हकीम वैद्य को ट्रेनिंग दे दो कि अगर कोई पर्सन आता है, कोई व्यक्ति आता है, उसको ये बीमारी हुई है या वो धूप के चलते गश्ती खाकर वो गिर जाता है, तो आप उन्हें ORS दे दो, है ना, या क्लोरीन का टैबलेट दे दो। जब भी कोई मरीज आए या जब भी कोई पर्सन आपके पास आए हकीम वैद्य के पास, तो हकीम वैद्य उनको ये दवाइयां दे दे, तो गांव वाले उन पर भरोसा करेंगे और वो दवाई भी ले लेंगे, क्योंकि उनके लोकल हीलर ने दिया है, उनके ट्रेडिशनल हीलर ने दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है अपने स्कीम्स को, अपने अथॉरिटी को, राइट। और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश का जो एक फ्लैगशिप स्कीम है, दस्तक अभियान, दस्तक कैंपेन, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पे फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर्स यानी कि जो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, ये दरवाजे दरवाजे पर जाती हैं और लोकल भाषा में और लोकल कस्टम यानी कि लोकल परंपरा के अनुसार, ठीक है, इनका यूज करके वो इन कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से रोकते हैं, इन डिजीज के खिलाफ बच्चों को सुरक्षित करते हैं, क्योंकि लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि जो ये आशा वर्कर्स है, ये जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, ये उन्हीं के गांव के, उन्हीं के समाज के लोग हैं, जिससे वो लोग आसानी से भरोसा कर सकते हैं, राइट। और ये काफी एक सफल सक्सेसफुल ये कैंपेन रहा है, दस्तक कैंपेन, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है हेल्थ में एंथ्रोपोलॉजी का। जब तक आप उनके लॉस को नहीं समझेंगे, जब तक आप उनके परंपरा को, उनकी कल्चर को नहीं समझेंगे, तब तक आप उनको ठीक नहीं कर सकते। तो एंथ्रोपोलॉजी आपको उनका परंपरा, उनका कल्चर सिखाने में मदद करती है। ये इसका सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व है, ठीक है, राइट। ओके, तो जो एंथ्रोपोलॉजी है ये ग्रासरूट लेवल पर ये इंटरवेन करती है, ये यानी कि जमीनी स्तर पर, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य में हस्तक्षेप करती है। और यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करती है, यानी कि समझ और सांस्कृतिक सम्मान को ये बढ़ावा देता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो दोस्तों ये एक सिलेबस नहीं, ये आपका क्या है, एक फील्ड में जब आप जाओगे एज एन ऑफिसर, तो आपको ये एक गाइड की तरह काम करेगा एंथ्रोपोलॉजी, इसीलिए आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में एंथ्रोपोलॉजी को डाला गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लास आज आपकी काफी पसंद आई होगी, और आपको अगर समझ में आया है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8851427835 पे, ठीक है, ओके।
ठीक है, अगली क्लास में हम एंथ्रोपोलॉजी का सेकंड लेक्चर लेकर आएँगे। ये इस वीडियो में मैंने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है। आपके सिलेबस में आप जाके देख सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी या सिग्निफिकेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन सोशल साइंस। इस टॉपिक को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।